हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए, बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स पर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 2 को। यूनिट नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यूनिट नंबर 1 जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करा था। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो यूनिट नंबर 2 पे बेस्ड रहने वाली है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आज हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, जिसमें जानेंगे हम चैप्टर नंबर 1 में कि आपका जो मानव संसाधन योजना है यानी आपका एचआरपी जो है, ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब जानेंगे डिटेल में। उसके बाद हम जानेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है आपका कार्य विश्लेषण यानी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी होती हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज आपकी यूनिट नंबर 2 को। तो ये रही आपकी यूनिट नंबर 2 जिसमें हम जानेंगे आपका मानव संसाधन योजना यानी आपका जो एचआरपी जो होता है वो क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एचआरपी, मानव संसाधन योजना यानी आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसके इंट्रो की बात करें तो मानव संसाधन योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठन भविष्य में कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाता है और उसके अनुसार ही योजना बनाता है। यानी अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो सही समय पर सही संख्या में योग्य कर्मचारी उपलब्ध कराना ही एचआरपी का अर्थ होता है। तो अगर हम इसके इंट्रो की बात करें यानी परिचय की बात करें तो आपका एचआरपी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी पहले से ही सोच लेती है अपने फ्यूचर में कि उसे फ्यूचर में कितने उसकी कंपनी को कितने एम्प्लॉयज की जरूरत हो सकती है, कितने वर्कर्स की जरूरत हो सकती है। तो उसी के हिसाब से वो क्या करती है, प्लानिंग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्कूल है, स्कूल को पता है कि अगले साल जो है वो बच्चों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या उस स्कूल में बढ़ सकती है, तो वो पहले से ही नए टीचर्स को क्या कर लेता है, हायर कर लेता है। ठीक है, हायर करने की क्या करता है, योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, वही आपका एचआरपी कहलाता है। तो वही अगर हम एचआरपी के अर्थ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सही समय पर सही संख्या में जो आपके एबल जो कर्मचारी होते हैं यानी आपके जो योग्य कर्मचारी होते हैं उन्हें उपलब्ध कराना होता है। इसको एग्जाम्पल से समझे तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है, पेशेंट बढ़ते हैं, तो डॉक्टर और नर्स की जो हम कह सकते हैं जो व्यवस्था है, जो फैसिलिटी है, ठीक है, जो व्यवस्था है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी आपका एचआरपी का अर्थ क्या है कि सही टाइम पे सही संख्या में आपके जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें उपलब्ध कराना, उनकी मौजूदगी होना वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया हॉस्पिटल के, अगर वहाँ पे पेशेंट बढ़ते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग नर्स और वहाँ पे डॉक्टर भी होना जरूरी होता है, उनकी व्यवस्था करना जरूरी होता है, वही आपका एचआरपी का अर्थ कहलाता है। अब हम बात करते हैं एचआरपी के उद्देश्यों की। अगर हम एचआरपी के उद्देश्यों की बात करें तो कर्मचारियों की कमी या अधिकता को रोकना, कार्य कुशलता बढ़ाना और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयारी करना। यानी आपका अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो जैसे कोई भी कर्मचारी है, ठीक है, अगर उनकी कमी है तो उनको क्या करना, अगर किसी भी कंपनी में वर्कर्स की कमी है, किसी फैक्ट्री में कमी है, तो वो क्या करती है, वो कंपनी या वो फैक्ट्री उसको मेजर करती है कि कितनी कमी है या कितनी अधिकता है। अगर अधिकता है तो फिर वो कर्मचारियों की भर्ती करना वहीं की वहीं स्टॉप कर देती है, वहीं की वहीं रोक देती है सिलेक्शन प्रोसेस अपना। ठीक है, और अगर कमी है तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, कर्मचारियों की भर्ती करती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट करती है और उसके बाद
उसकी जो हम कह सकते हैं जो सिलेक्शन है, फिर उसी के हिसाब से फिर वो कंपनी करती है। वहीं अगर हम बात करें कार्यकुशलता बढ़ाना, तो यानी कि आपकी जो एफिशिएंसी है, जो वर्कर्स हैं उनके काम की दक्षता कितनी है, कितने दक्षित हैं वो किसी भी काम को लेके, कितने एफिशिएंस है, कितनी एफिशिएंसी है उनके अंदर। तो ये आपकी कार्यकुशलता बढ़ाने में आता है, इसका दूसरा उद्देश्य है एचआरपी का। वहीं अगर हम बात करें एचआरपी के भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार करना, यानी जो जितने भी आपके भविष्य में जितनी भी ज़रूरतें हैं कार्य को लेके, कुशलता को लेके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कंपनी है, उसने पहले से ही वो क्या करती है, अपने वर्कर्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। और जब कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उस पर जितने भी आपके वर्कर्स होते हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो तुरंत फिर उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। यानी भविष्य में आपको जो कंपनी जो है आपकी, या आपकी जो भी फैक्ट्री है या कोई स्कूल है, उसके अंदर भविष्य में आपको जितनी ज़रूरत पड़ने वाली है, उसी के हिसाब से फिर वो ट्रेनिंग दी जाती है कर्मचारियों को, ठीक है। कंपनी पहले से ही ट्रेनिंग देती है ताकि जब कोई भी नया प्रोजेक्ट आए, कोई भी नया टास्क आए, तो जितने भी कर्मचारी है उसे तुरंत कर पाए। तो ये थे आपके एचआरपी के उद्देश्य। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एचआरपी की प्रक्रिया की, यानी कि आपका जो एचआरपी जो है उसका प्रोसेस क्या होता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें, यानी प्रक्रिया की बात करें, तो सबसे पहले क्या आता है कि आपकी जो मांग है उसका अनुमान लगाना। यानी आपको कितने वर्कर्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको आपकी कंपनी के लिए, पहले से ही ये डिसाइड किया जाता है कि कितने वर्कर्स आपके चाहिए आपको कंपनी के अंदर, ठीक है। और दूसरा है आपका कि आपूर्ति का अनुमान। आपूर्ति मीन्स कि कितने उपलब्ध है, कितने अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, कितने कर्मचारी आपके अभी तक उपलब्ध है, ये पता लगाया जाता है इसमें। उसके बाद है अंतर का विश्लेषण। अंतर के विश्लेषण की बात करें तो कम है या ज्यादा है, कितना अंतर है, उसका एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है कि आपके पास जो कर्मचारी जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके अंदर कितने हैं, वो कितने नहीं है, यानी कि ज्यादा है, उनकी कमी है, या वो फिर ज्यादा है, ये पता लगाना आपका अंतर का विश्लेषण के अंतर्गत ये आता है। यानी अंतर के विश्लेषण का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि कमी या अंतर के विश्लेषण का मीनिंग यहाँ पे है कि आपके पास वर्कर्स की कमी है या वर्कर्स ज्यादा है, ये अंतर आपको इसमें पता लगाना होता है। उसके बाद है आपका कार्य योजना बनाना। कार्य योजना बनाना यानी कि जो भी आपकी अभी तक भर्ती चल रही थी, जो भी ट्रेनिंग दी जा रही थी, या जो भी ट्रांसफर हो रहा था, वो सब इसके अंदर आता है कार्य योजना के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कंपनी है, कंपनी को 10 लोगों की जरूरत है काम के लिए, लेकिन अभी तक उसने कितने लोगों को सिलेक्ट करा है, 7 लोगों को सिलेक्ट करा है, ठीक है। और 3 लोग अभी भी उसके अंदर क्या है, उनकी कमी है। तो कंपनी नए लोगों को हायर करेगी और पुराने लोगों को ट्रेनिंग देगी। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है, एचआरपी का जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चल रही है कि अगर कंपनी को 10 लोगों की जरूरत है, तो वो 7 लोग पहले ही हायर कर चुकी है, उनको क्या करेगी, वो ट्रेंड करेगी और भी ज्यादा, ठीक है। और जो 3 लोग जो है, नए लोग जो है, उन्हें हायर करेगी, और उनको भी फिर जो पुराने आपके कर्मचारी होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही फिर उनको भी क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। वहीं अगर हम इसके महत्व की बात करें, तो अगर हम इसके महत्व की बात करें तो महत्व क्या कहता है कि इससे क्या होता है कि संगठन जो होता है ना आपका, उसको एक स्थिरता मिलती है, यानी एक स्टेबिलिटी मिलती है, स्टेबल होता है। जो भी आपकी जो कंपनी होती है उसे एक स्टेबिलिटी मिलती है, स्थिरता मिलती है। इससे आपकी जो लागत होती है वो कम लगती है, और सही निर्णय लेने में भी आपको क्या मिलती है, मदद मिलती है। यानी कंपनी को जो भी डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग में भी उसको हेल्प मिलती है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो है आपका कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण की बात करें तो जॉब एनालिसिस, ठीक है। जॉब एनालिसिस की बात करें तो इसका एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं। तो कार्य विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है। यानी कार्य विश्लेषण क्या है आपका, जॉब एनालिसिस क्या है कि जिसके अंदर कोई भी जॉब है, ठीक है, कोई भी जॉब है, आपको उसके अंदर पूरी जानकारी आपके पास होती है, तो वही आपका जॉब एनालाइज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, उसको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो जॉब से पहले ही ये तय कर लेता है, डिसाइड कर लेता है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएगा, या उसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, या फिर उसकी जो काम है, उसके पास जो स्किल्स है वो कितनी है, क्या स्किल्स हैं। यही आपका क्या कहलाता है, कार्य विश्लेषण कहलाता है, यानी जॉब एनालिसिस कहलाता है। यानी कि जैसा काम है, क्या काम है, कैसे करना है काम को, और किससे करना चाहिए। तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, जॉब एनालिसिस में आती हैं। यानी जिसमें आप जानते हैं, जॉब से पहले आप ये तय करते हैं कि काम क्या है और कैसे करना है, किस तरीके से
हमें समझना है काम को, ये सारी चीजें आपकी जॉब एनालिसिस यानी कार्य विश्लेषण में आती हैं। अब हम बात करते हैं घटक की। कार्य विश्लेषण के घटक की बात करें तो इसके अंदर आपको दो घटक देखने को मिलते हैं। पहला है आपका कार्य विवरण, जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है कार्य विशिष्टता, जिसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की यानी कार्य विवरण की, तो इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपको काम क्या करना है, क्या काम करना है और आपकी जिम्मेदारियां कौन कौन सी है, ये सब आपका कार्य विवरण के अंदर आता है। वहीं अगर हम बात करें कार्य विशिष्टता की, तो आपकी जो ये कार्य विशिष्टता होती है इसके अंतर्गत क्या आता है कि काम के लिए कौन से व्यक्तियों के पास कितनी स्किल्स है, यानी आपके पास जो स्किल्स हैं, आपकी स्किल्स किसके अंदर देखी जाती है, कार्य विशिष्टता के अंदर देखी जाती है, यानी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर देखी जाती है कि आप उस कार्य के लिए योग्य हैं या नहीं है, आपके अंदर योग्यता है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इसके घटक के अंदर आते हैं कार्य विश्लेषण के। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो उससे पहले हम इसके जो घटक है ना उसको एग्जाम्पल से एक बार और समझ लेते हैं कि जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कार्य विवरण बताया, तो इसके अंदर हमें क्या डिसाइड करना होता है कि क्या काम करना है, कैसी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, कोई टीचर है, उसे मैथ्स पढ़ाना है, तो उसके साथ साथ उसे क्या पता चला कि उसे क्या काम करना है, मैथ्स पढ़ाना है, और वहीं उसकी जिम्मेदारी क्या है कि मैथ्स पढ़ाने के बाद बच्चों का टेस्ट भी लेना है। तो ये आपका कार्य विवरण में आ गया। वहीं अगर हम कार्य विशिष्टता की बात करें तो इसके अंतर्गत हमने क्या सीखा था कि जो काम है आपका वो कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, कौन से व्यक्ति योग्य है उस कार्य के लिए, उस जॉब के लिए। तो इसके अंदर क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी टीचर है, ठीक है, उसने मैथ्स में अपनी डिग्री ली है, तो ये क्या होगी, आपकी योग्यता हो गई कि वो मैथ्स में क्या है, माहिर है, योग्य है मैथ्स में। और उसके बाद अगर हम बात करें उसकी योग्यता की, स्किल्स की, तो अच्छे टीचिंग स्किल्स उसके पास होने चाहिए। तो यही आपका किस में आता है, कार्य विशिष्टता में आता है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो पहला उद्देश्य क्या है कि कार्य को समझना। ठीक है, कार्य को समझना मतलब कि काम को अच्छे से समझना कि काम क्या है एक्चुअल में। उसके बाद है आपका सही व्यक्ति का चयन करना, यानी सही व्यक्ति का चयन मतलब कि जो उस काम के लिए एबल है, जो योग्य है, जिसके अंदर योग्यताएं है, उसका चयन करना, उसका सिलेक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर जो जॉब है, जॉब में सारी की सारी जॉब के अंदर किन चीजों की जरूरत है, किसी कंपनी के अंदर जॉब है उसके अंदर आपको कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत है, तो वो कैंडिडेट चुना जाएगा जिसको ये कंप्यूटर स्किल्स आती हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जिसमें सपोज दैट कोई बिलिंग का काम है या फिर कोई रिसेप्शनिस्ट का है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको आएगी कंप्यूटर स्किल्स तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, उसी कैंडिडेट को चुना जाएगा जिसके पास स्किल हो। ठीक है, जिसको स्किल्स आती हो, कंप्यूटर स्किल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सही व्यक्तियों का चयन करना जॉब के अकॉर्डिंग। ठीक है, जॉब जो है आपकी, जो आपका कार्य विश्लेषण जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपका चयन करना, कौशल के आधार पर, यानी आपकी स्किल्स के आधार पर कि आप एबल हैं उस जॉब के लिए या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया की। अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करें, यानी इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जानकारी को इकट्ठा करना होता है, फिर आपका विश्लेषण होता है, फिर दस्तावेज बनाना होता है। यानी जानकारी इकट्ठा करना मतलब जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको जानना कि काम क्या है, कंपनी कौन सी है, किस तरीके से वहाँ पे काम चल रहा है और कैसी कैसी मतलब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपका विश्लेषण करना यानी एनालाइज करना, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन आता है जिसके अंदर आपका जीडी और जीएस बनाना होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे तो कंपनी पहले कर्मचारी से क्या पूछती है कि क्या काम करते हैं वो। ठीक है, कंपनी क्या पूछती है पहले, सबसे पहले कर्मचारी से यानी वर्कर से कि आप क्या काम करते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करती है, फिर आपको प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन बना देती है। ठीक है, जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है फिर वो आपको बना के दे देती है। तो इसी के साथ जो आपकी यूनिट नंबर 2 का जो चैप्टर है इसको हमने जाना। अब इसके महत्व को भी जान लेते हैं एक बार। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो महत्व क्या है कि भर्ती में मदद मिलती है, प्रशिक्षण में सहायक होता है और कार्य स्पष्ट विभाजन हो जाता है, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर इसकी हेल्प मिलती है। ठीक है, जॉब एनालिसिस की यानी कि आपका जो कार्य विश्लेषण है उसकी, और साथ में ही आपके प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग में भी आपकी हेल्प करता है। और कार्य स्पष्ट विभाजन यानी इससे आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट में क्या काम है। ठीक है, कार्य विभाजन के बारे में भी आपको इसमें पता चलता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी यूनिट नंबर 2 जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को क्लियर करा। आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने आज आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है इसके सभी टॉपिक्स को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और
अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। या फिर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टा पेज को भी फॉलो करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 और 4। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।